नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और आपके साथ मैं हूं विवेक। 84 दिन बाद आज नीतीश कैबिनेट का विस्तार हो गया। किसे कौन सी जिम्मेदारी मिली ये सब कुछ बताएंगे आपको, लेकिन सबसे पहले एक ऐसी तस्वीर जो खौफ कायम करती है। खबर है बगहा से, जहां के वाल्मीकि नगर मुख्य सड़क पर एक तेंदुआ सड़क पर चहलकदमी करता नजर आया। तेंदुए को सड़क पर देखकर लोग दहशत में आ गए। हालांकि इस दौरान मुख्य सड़क पर चहलकदमी कर रहे तेंदुए की तस्वीर कैमरे में कैद हो गई। तेंदुआ जंगल से निकलकर मुख्य सड़क पर आया, जिसे देखकर सड़क से जो गुजर रहे थे लोग वो काफी डर गए, सहम गए। हालांकि लोगों की सूचना के बाद वन विभाग की टीम तेंदुए की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है। चलिए, तेंदुओं को देखकर आखिर डर क्यों लगता है और तेंदुए की ताकत क्या होती है, समझिए जरा इसे। तेंदुआ एक बेहद फुर्तीला जानवर है। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार इसकी होती है और इतनी रफ्तार से यह दौड़ सकता है। तेंदुआ अधिकांश समय पेड़ों पर बिताता है और तेंदुआ घात लगाकर शिकार करने में माहिर है, इसलिए लोग इससे डरते हैं, भय खाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूज 18 ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि आप तक सबसे तेज, सबसे सटीक पहुंचाने वाला खबरों को एकमात्र चैनल है न्यूज 18। और लगातार आपको मंत्रिमंडल विस्तार के बारे में बता रहे थे हम, और इसके एक एक शब्द पर मुहर लग गई। और बड़ी खबर आ रही है बिहार की सियासत की। सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। बिहार में कल होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। एक बार फिर न्यूज 18 का बजा डंका। पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी हमने सवाल किया था। कल मंत्रिमंडल के विस्तार होने की सूचना पहुंच रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सियासत के गलियारे से सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले हमने बताई मंत्रिमंडल विस्तार की खबर। शपथ ग्रहण समारोह कल होगा और जो मंत्रियों की सूची है लगभग फाइनल हो गया है। दोनों ही पार्टियों के तरफ से जो मंत्रणा जारी थी उसको आखिरी मुकाम तक पहुंचा दिया गया है। सबसे पहले बताया मंत्रियों का नाम। शाहनवाज हुसैन मंत्री बनेंगे। इसके अलावा कई और नाम हैं जिस पर न्यूज 18 ने मुहर लगाई है। और कल दोपहर 12 बजे से लेकर 1 बजे के बीच मंत्रिमंडल विस्तार संभावित है। बीजेपी से शाहनवाज हुसैन और नितिन नवीन का भी नाम फाइनल हो चुका है। मंत्रियों के नाम पर लगी मुहर। यह सूची पहले ही हम दर्शकों को बता चुके हैं और इस पर मुहर लग जानी है। इस पर एक एक कर मुहर लगेगी। जितने भी नाम हमने बताए हैं उस पर मुहर लगनी तय है। ऐलान से लेकर शपथ ग्रहण तक। खबर यह है कि बीजेपी कोटे से 9 जबकि जेडीयू कोटे से 8 मंत्री बनेंगे। मैं प्रमोद कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूँ। सम्राट चौधरी। शपथ ग्रहण से लेकर विभागों का बंटवारा तक। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, नए मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा हो गया है। जी हां, मंत्रियों को विभाग मिल गया है। आप तक सबसे पहले पहुंची खबर। मंत्रिमंडल का आज विस्तार हुआ है और आज ही देखिए तमाम मंत्रियों का पोर्टफोलियो तय कर दिया गया है। उनके विभाग का बंटवारा हो गया। सबसे सटे, सबसे पहले। बाद नीतीश मंत्रिमंडल में आज 17 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। पटना से दिल्ली तक कई दौर के महामंथन के बाद मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ उसका संदेश यही है कि बीजेपी ने बिहार में बड़े भाई का ओहदा हासिल कर लिया। मैं सैयद शाहनवाज हुसैन, मैं सरवन कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ। मैं मदन साले, मैं प्रमोद कुमार, हम संजय कुमार था, मैं देसी सिंह की शपथ लेता हूँ। मंगलवार दोपहर 12:30 बजे राजभवन के राजेंद्र मंडप में हुए शपथ ग्रहण समारोह पर पूरे बिहार की निगाहें टिकी थी। टेलीविजन से लेकर मोबाइल तक शपथ लेने वाले हर चेहरे को गौर से देखा जा रहा था। मैं नीरज कुमार सिंह, मैं नितिन नवीन ईश्वर की शपथ लेता हूँ। क्योंकि गठबंधन के गणित और सत्ता के समीकरणों को सुलझाकर इन 17 चेहरों को तय करने में बीजेपी और जेडीयू को पूरे 84 दिन लग गए, जिसमें सबसे बड़ा चेहरा है पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन का।
देश के प्रधानमंत्री जी ने, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो मौका दिया है सेवा का, उस सेवा को करेंगे। बिहार के लोगों की उम्मीद पे खड़े उतरेंगे और कैबिनेट के अंदर जो भी मेरा अनुभव है उसका लाभ बिहार की जनता को कैसे मिले वो करेंगे। शहनवाज समेत बीजेपी कोटे से कुल 9 मंत्रियों ने शपथ ली, जिसमें गोपालगंज से बीजेपी विधायक सुभाष सिंह, पटना की बांकीपुर सीट से विधायक नितिन नवीन, सुपौल जिले की छातापुर सीट से विधायक नीरज कुमार बबलू, एमएलसी सम्राट चौधरी के अलावा सहरसा से विधायक आलोक रंजन झा, पूर्व मंत्री प्रमोद कुमार, नौतन से विधायक नारायण प्रसाद और बिना किसी सदन का सदस्य रहते हुए पूर्व सांसद जनक राम को मंत्री बनाया गया है। निश्चित रूप से बिहार के विकास में जो हम लोगों ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो काम किया है उसको और गति देना, और साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो विजन रखा है बिहार का और भारत के आत्मनिर्भर का, उस संकल्प के साथ बिहार के युवाओं को जोड़ना, ये सारा विषय हम लोग के इस बार का संकल्प रहेगा और निश्चित रूप से वो चुनौतियों को अवसर में बदलने का काम करेंगे। बीजेपी ने युवा नेताओं को तरजीह दी तो जेडीयू ने सामाजिक और राजनीतिक समीकरण का ध्यान रखा। धमदाहा से विधायक लेसी सिंह बीएसपी छोड़ जेडीयू में आए, चैनपुर से विधायक जमा खान, पूर्व मंत्री मदन सहनी, श्रवण कुमार और संजय झा के अलावा अमरपुर से विधायक जयंत राज, चकाई से निर्दलीय विधायक सुमित सिंह और गोपालगंज की भोरे सीट से चुनकर आए पूर्व आईपीएस अधिकारी सुनील कुमार को मंत्री बनाया। सबसे मेमोरेबल इनिंग होने वाला है मुख्यमंत्री जी का। 15 साल उनको बिल्ड करने में लगा, चीज़ों को बिल्कुल सिस्टम में कुछ था नहीं, लेकिन ये इनिंग जो वो 20 से 25 वाला है वो मेरे ख्याल से उनका जो फ्रंट फुट से जो खेला जाता है ना क्रिकेट, वो वाला इनिंग है मुख्यमंत्री जी का ये जो इनिंग है। और निश्चित रूप से जो सरकार केंद्र में है और बिहार में है, तो ये 5 साल में बिहार टॉप 5 स्टेट में आकर के खड़ा हो। राजनीति संभावनाओं का विषय है, संभावना का खेल है। कब किसको क्या मिलेगा, कब कौन कहाँ बन जाएगा, ये कहना बहुत मुश्किल का चीज़ है। और हम लोगों को विश्वास और भरोसा है कि हम लोग लोगों के लिए काम करते हैं, आम और आवाम के लिए काम करते हैं, गरीबों के लिए काम करते हैं। तो निश्चित रूप से जो अच्छा काम करता है, नेक काम करता है, उसको हर जगह मिलती है। इस मंत्रिमंडल विस्तार के फौरन बाद विभागों का बंटवारा भी कर दिया गया, मगर सबसे ज्यादा चर्चा नीतीश कैबिनेट में मंत्रियों की संख्या को लेकर हो रही है। सरकार में सीएम समेत कुल 31 मंत्री हो गए हैं, जिसमें से बीजेपी के मंत्रियों की संख्या सबसे ज्यादा 16 हो गई। जेडीयू के 13 मंत्री हैं, हम और वीआईपी के एक मंत्री हैं, जिसका संदेश यही समझा जा रहा है कि आखिरकार सदन में 74 सीटों वाली बीजेपी ने संख्या के आधार पर ज्यादा मंत्री पद हासिल कर सियासत में बड़े भाई का ओहदा हासिल कर लिया। हालांकि अब भी सरकार में मंत्री की 5 सीटें खाली हैं। पटना से संवाददाता संजय के साथ अमित कुमार की रिपोर्ट। तो अब बीजेपी कैसे बड़े भाई की भूमिका में आ गई, इसे भी समझते हैं। इस बार बीजेपी के 74 और जेडीयू के 43 विधायक चुने गए, यानी कि 31 विधायक बीजेपी के से ज्यादा चुनकर आए, और लिहाजा बीजेपी कोटे के मंत्रियों की अगर संख्या देखें तो वो 16 हो चुकी है, जबकि जेडीयू के मंत्रियों की संख्या 12 है। तो बिहार विधानसभा में 243 सदस्य हैं और जो नियम कहता है उसके मुताबिक 36 मंत्री बन सकते हैं। तो कैबिनेट के विस्तार की जब बात आई तो उसके बाद सीएम समेत मंत्रियों की संख्या 31 हो चुकी है। 5 मंत्री अभी और बनाए जाएंगे। चलिए अगली खबर की तरफ। तारीख दर तारीख और इसके बाद आखिरकार 9 फरवरी को बिहार में एनडीए सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हो गया। इस विस्तार में मुसलमान सीधे फायदे में रहे। बिहार की एनडीए सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में 2 बिल्कुल नई चीजें देखने को मिली। पहली और चर्चित यही कि एनडीए के पास एक भी मुसलमान विधायक नहीं थे, लेकिन दोनों बड़े दलों बीजेपी और जेडीयू ने एक मुसलमान मंत्री बनाए। बीजेपी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन को एमएलसी बनाकर मंत्री पद सौंप दिया, तो जेडीयू ने बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर जीत कर आए जमा खान को अपने साथ मिलाकर मंत्री पद की सौगात दी। शहनवाज हुसैन को उद्योग मंत्री बनाया गया है।
समझना जरूरी है कि शहनवाज हुसैन के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं। बिहार में उद्योगों की हालत जो है बेहद खस्ता है। लालू राबड़ी के 15 सालों में उद्योग की हालत बदतर हो गई। जो कल कारखाने चल रहे हैं वो उत्पादन नहीं दे पा रहे। कोरोना काल में 30 लाख प्रवासी बिहार लौटे। प्रवासियों को रोजगार देना एक बड़ी चुनौती है और इस बार के चुनाव में रोजगार बड़ा मुद्दा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीजेपी से शहनवाज हुसैन तो जेडीयू के मोहम्मद जमा खान मंत्री बने हैं। जमा खान के जरिए मंत्रिमंडल में जेडीयू का एम फैक्टर हम आपको समझा रहे हैं। बिहार में बड़ी मुस्लिम आबादी के बावजूद मंत्रिमंडल में कोई भी मुस्लिम शामिल नहीं था। बिहार में इस बार के चुनाव में एनडीए को 125 सीटें मिली थी। 125 विधायकों में एक भी मुस्लिम विधायक चुनकर नहीं आया और एनडीए में केवल जेडीयू ने ही 11 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारे थे, लेकिन वे सभी चुनाव हार गए। और कुछ दिन पहले बीएसपी के इकलौते विधायक मोहम्मद जमा खान जेडीयू में शामिल हुए, लिहाजा जेडीयू ने जमा खान को अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बना दिया है। खबरों में आगे, मंत्रिमंडल में बीजेपी कोटे से शहनवाज हुसैन को जगह मिली है। शहनवाज हुसैन को उद्योग मंत्री बनाया गया है। इसके पीछे बीजेपी के सियासी दांव को बारीकी से समझिए। दांव यह है कि शहनवाज को आगे कर बीजेपी ने अल्पसंख्यक कार्ड खेला है। शहनवाज हुसैन सीमांचल में अच्छी पकड़ रखते हैं। पहली बार 1999 में किशनगंज से उन्होंने चुनाव जीता था। तस्लिमुद्दीन को हराकर शहनवाज हुसैन लोकसभा पहुंच गए थे और उस वक्त शहनवाज हुसैन केंद्र में मंत्री भी बनाए गए थे। सीमांचल की बात करें तो बीजेपी अब मुस्लिम वोटरों को साधने की तैयारी में है और जो अभी बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं उसमें ओवैसी ने 24 सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारा था और इसके कारण राजद को मुस्लिम वोटों का नुकसान हुआ था। अब बीजेपी ने सीमांचल में मुस्लिम वोटरों को साधने की तैयारी शुरू कर दी है और यह माना जा रहा है कि इसी मकसद से शहनवाज हुसैन की एंट्री बिहार की राजनीति में कराई गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बार मंत्रिमंडल के विस्तार में जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को साधने की कोशिश की गई और इसी का नतीजा है कि मंत्रिमंडल में 2 मुस्लिम, 4 राजपूत, 2 कुशवाहा, 2 ब्राह्मण, 3 अति पिछड़ा, 2 दलित, 1 कुर्मी और 1 कायस्थ नेता शामिल हैं। लेकिन नीतीश मंत्रिमंडल में सबसे अधिक राजपूत जाति को तवज्जो दी गई। राजपूत जाति से आने वाले 4 लोगों को मंत्री बना दिया गया। बीजेपी और जेडीयू ने 2-2 राजपूत नेताओं को मंत्री बनाकर सवर्णों पर विश्वास जताया है। बीजेपी ने जहां नीरज कुमार बबलू और सुभाष सिंह को मंत्री बनाया, वहीं जेडीयू ने लेसी सिंह और जमुई से निर्दलीय विधायक सुमित सिंह को मंत्री बनाया। तो बिहार की सियासत में इस समुदाय के महत्व का अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि 2019 के आम चुनाव में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने बिहार में 40 राजपूत उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था, जो किसी भी एक समुदाय को दी जाने वाली टिकटों की सबसे बड़ी संख्या थी। समझिए इसे, बिहार विधानसभा में इस बार हर 4 विधायक में से 1 सवर्ण है। राज्य की 243 विधानसभा सीटों में से करीब 64 विधायक अगड़ी जातियों से चुनकर आए हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में कुल 28 राजपूत विधायक जीत कर आए, जबकि 2015 की बात करें तो 20 राजपूत विधायक जीते थे। तो पिछली बार के मुकाबले इस बार 8 राजपूत विधायक ज्यादा जीते हैं। बीजेपी ने इस बार 21 राजपूतों को टिकट दिया था, जिनमें से 15 लोग जीते हैं और जेडीयू के 7 राजपूत प्रत्याशियों में से महज 2 ही जीत सके। वहीं 2 वीआईपी के टिकट पर जीते और इस तरह से एनडीए के 29 में से 19 राजपूत विधायक विधानसभा पहुंच गए हैं। अगली खबर है कि किसी की विदाई के मौके पर भावुक हो जाना आम बात है, लेकिन आज राज्यसभा में जिसने भी प्रधानमंत्री मोदी की भावनाओं को भरते हुए देखा, वो किसी को भावुक करने के लिए काफी था। पीएम का रूंधा हुआ गला, भाषण के बीच में रुक जाना, बोलने के लिए शब्द का ना मिल पाना और फिर पानी पीकर अपने दोस्त के साथ बिताए दिनों को याद करना। प्रधानमंत्री का यह अंदाज आज सबको रुला गया। बदलेगा न मेरे बाद भी मौज़े गुफ्तगू, मैं जा चुका हूंगा फिर भी तेरी महफिलों में रहूंगा। ये तस्वीरें संसद सत्र में रोज होने वाली सरकार और विपक्ष की नूरा कुश्ती से बिल्कुल उलट है। यहाँ एक दूसरे के प्रति भाव है, मित्रता का संबंध है, सदस्य का सत्कार है और अनुभव यादगार है। भी मौज़े गुफ्तगू,
मैं जा चुका हूंगा, फिर भी तेरी महफिलों में रहूंगा। राज्यसभा में मंगलवार का दिन बेहद भावुक क्षणों का गवाह बना। 4 सांसदों की विदाई के दौरान विपक्षी नेता गुलाम नबी आजाद के बारे में बोलते हुए पीएम मोदी भावुक हो गए। भावुक इतने कि उनका गला भर आया। उन्होंने पानी पिया और सदन से माफी मांगकर अपना संबोधन पूरा किया। पीएम मोदी ने गुलाम नबी आजाद को अपना सच्चा मित्र बताया और कहा कि वो परिवार की तरह फिक्र करते हैं। सॉरी, उस रात को एयरपोर्ट से उन्होंने मुझे फोन किया और जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता। इसके अलावा पीएम मोदी ने सदन को सांसद शमशेर सिंह के साथ स्कूटर की यात्रा का वाकया सुनाया। तो याद भी नहीं रहा कितने सालों से मैं उनके साथ काम करता रहा हूं, क्योंकि मैं संगठन की दुनिया में का इंसान रहा। इसी क्षेत्र में मैं काम करता था। कई वर्षों तक जम्मू कश्मीर में भी काम करने का मौका मिला। तो मेरे साथी कार्यकर्ता के रूप में कभी एक स्कूटर पर ट्रैवल करने का मौका मिलता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुलाम नबी आजाद के मुख्यमंत्री कार्यकाल में हुए आतंकी हमले की घटना का जिक्र किया। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं जब तत्कालीन सीएम गुलाम नबी आजाद पीड़ितों से मिलने के दौरान फूट फूट कर रोए थे। राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद ने भी इस वाकये को याद किया और नम आंखों से कश्मीर को सामान्य करने पर जोर दिया। सरकार ने विपक्ष में और कोई हल निकालना है साहब कि हमारे कश्मीर के हालात ठीक हो जाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी, कई दफा टोका टोकी हुई और आपने कभी बुरा नहीं माना। ये एक पर्सनल टच जो होता, आदमी भावुक हो जाता है, आदमी सेंटिमेंटल हो जाता, आदमी इमोशनल होता है। राज्यसभा में विदाई समारोह के दौरान पीएम मोदी के अलावा शरद पवार और अन्य सांसदों ने भी गुलाम नबी आजाद के साथ शमशेर सिंह, मीर मोहम्मद फैयाज, नादिर अहमद की जमकर तारीफ की और अनुभवों को साझा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो जिसका जिक्र कर प्रधानमंत्री मोदी सदन में रो पड़े, दरअसल वो घटना क्या थी उसे भी विस्तार से जानना चाहिए। यह तब की बात है जब गुलाम नबी आजाद और नरेंद्र मोदी दोनों अपने अपने राज्य के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। यह साल 2005 की बात है। गुजरात से कुछ लोग जम्मू कश्मीर घूमने गए थे। इसी दौरान आतंकियों ने हमला कर दिया और इस हमले में 8 लोग मारे गए। इस घटना के बाद गुलाम नबी आजाद ने नरेंद्र मोदी को कॉल किया था और उसी घटना का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री भावुक हो गए। चलिए, तो ये पूरी कहानी थी। हमने आपको बताने की कोशिश की कि किस तरीके से उन क्षणों को याद कर प्रधानमंत्री की आंखों में आंसू आ गए। चलिए, वो क्या है जो हम सभी भारतीय होने पर गर्व महसूस करवाता है, साथ ही हमें बाकी दुनिया से अलग करता है। दरअसल वो है हमारी आत्मनिर्भर होने की क्षमता और हमारे अंदर आत्मसम्मान की भावना का होना। नेटवर्क 18 की पहल और आईटीएससी की ओर से प्रस्तुत स्वाभिमान भारत एक ऐसा ही इनिशिएटिव है जो आपको देश भर से ऐसे भारतीयों की कहानियां दिखाएगा जो सरकार की मदद के बिना समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। इनोवेशन और उपलब्धियों की ऐसी कहानियां जो बताती हैं कि हम एक राष्ट्र के रूप में कितने सबल हैं। यह आईआईटी ग्रेजुएट द्वारा शुरू किए गए एक स्टार्टअप की कहानी है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी बना रहे हैं ताकि कॉल सेंटर्स को ऑटोमेटिक किया जा सके। आईआईटी ग्रेजुएट सौरभ गुप्ता और अक्षय देशराज ने वर्नाकुलर एआई द्वारा भारत में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वर्नाकुलर एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके वॉइस ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म बनाने का काम करता है।
वर्नाकुलर एआई नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए कॉल सेंटर्स के ऑपरेशंस को ऑटोमेट करके और अधिक प्रभावशाली बनाता है। We are creating a very unique platform, and our platform is multi-layered. At the most horizontal level, we do things like speech to text, text to speech across 16 languages. On top of that, we are building an idiolect engine. Idiolect is speech pattern of a person. So listening to audio of a person, we can figure out age, gender, dialect, accent, tonality, vocabulary and a few other things. ये तकनीक ग्राहकों के प्रश्नों को समझती है और प्राकृतिक मानव जैसी बातचीत के जरिए उन्हें समाधान देने का काम करती है। ये वक्त विश्व स्तर पर भी अब vernacular.ai को मान्यता दिला रहा है। We've also recently been chosen as part of World Economic Forum Global Innovator Community, and that is purely because of the innovation we are doing in terms of technology. vernacular.ai आज भारत में दुनिया भर के लिए फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी बना रहा है और यही है स्वाभिमान का सही रास्ता। तो भारत से सफलता की ऐसी ही कहानियां देखने के लिए बने रहे नेटवर्क 18 की खास पहल ITC प्रेजेंट्स स्वाभिमान भारत के साथ। खबरें अभी भी जारी हैं।